वन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जेएस। तो जैसा कि आपको बच्चों पता है कि इस चैनल पर आपको क्लास 10th की साइंस की चैप्टर वाइज रिवीजन शॉर्ट वीडियो अपलोड की जा रही हैं, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले बनने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अभी तक हमने आपको 3 वीडियोस बनाकर डाल दी हैं प्लेलिस्ट में जाकर। जो बच्चे वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। और आज स्टार्ट करते हैं अपने हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में, इसको हम कहते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में। तो हमें इस चैप्टर के अंदर कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम कार्बन के बारे में। कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा नेचर के अंदर पाया जाता है और हर बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन पाया जाता है। अगर आगे बात करते हैं अपने इन अर्थ क्रस्ट, कार्बन इज 0.02% एंड फाउंड इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स। कार्बन अर्थ पर 0.02% की फॉर्म में पाया जाता है, वो भी मिनरल्स की फॉर्म में। एटमॉस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कार्बन बेस्ड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कार्बन बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने हम कार्बन की कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कार्बन के अंदर किस तरह के कोवलेंट बॉन्ड, किस तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। तो द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4 टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इट कैन। यानी एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का वो 6 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2,6 होता है, जिससे ये आसानी से अपने नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन तो कर लेता है मगर इसके न्यूक्लियस के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी कर देता है मगर इसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, इट इज डिफिकल्ट थर्स फॉर एन एटम ऑफ कार्बन टू आइदर गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन। यानी ये कार्बन के एटम के लिए डिफिकल्ट होता है कि वो अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या फिर लॉस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, कार्बन अटेन्स द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स। एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आल्सो शो शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कार्बन जो होता है वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आल्सो शो शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारे एटम्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेते हैं। आगे बात करते हैं अपने हम फॉर्मेशन ऑफ H2O2 एंड N2 के बारे में। तो जैसा कि लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ H2O2 एंड N2 इज शोन एज बिलो। यानी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हमारे पास दो होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, जिनके दोनों इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके H2 का मॉलिक्यूल बनाते हैं। और उसी तरह से हमारे पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हमारे इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने हम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के बारे में। तो नाइट्रोजन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल भी बना लेते हैं। अगले का है, इट इज एविडेंट दैट द नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी 1, 2 और 3 ट्राई मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ H2 एंड CH4। यानी हम 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर आसानी से कर लेते हैं। आइए हम ट्राई करते हैं H2O और CH4 के स्ट्रक्चर के बारे में। अगले का है, बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। यानी ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। ऐसी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगले का है, कोवेलेंट बॉन्ड molecules have low melting and boiling point because of comparatively weaker intermolecular forces unlike ionic bond। यानी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड के कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड से वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स रखता है। यानी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन शेयरिंग से होता है इलेक्ट्रॉनों की, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। अगले का है, दीज मॉलिक्यूल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म। यानी ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं और इनके पास कोई भी चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होता। नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बात करते हैं हम,
वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का एक वर्सेटाइल नेचर होता है, एक यूनिक नेचर होता है। टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम एनेबल्ड कार्बन टू फॉर्म इनॉर्मसली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, यानी कार्बन की एक ऐसी दो प्रॉपर्टी जो कार्बन को सबसे अलग दिखाती हैं, जैसा कि एक प्रॉपर्टी हमारी कैटिनेशन प्रॉपर्टी और एक हमारी टेट्रावैलेंसी। ये दो प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की। तो आइए दोनों प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में। तो क्या होता है कैटिनेशन, देखते हैं ये कैटिनेशन के बारे में। तो property of carbon atom to form bond with other atoms of carbon is called catenation. Like carbon silicon forms compound with hydrogen up to 7 or 8 एटम्स ऑफ सिलिकॉन, यानी कैटिनेशन प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी कार्बन के पास जो अपने खुद के एटम से जुड़ने की ताकत रखता है, उसी को हम कहते हैं कैटिनेशन। यानी कार्बन कार्बन से जुड़ सकता है और काफी लंबी चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। इसी तरह से सिलिकॉन भी आपस में कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ये थी हमारी कैटिनेशन प्रॉपर्टी, यानी लिंकिंग पावर कोई भी एटम की अपने आप में एटम में जुड़ने की पावर को हम कैटिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने हम टेट्रावैलेंसी के बारे में। टेट्रा मतलब चार, वैलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन की चार वैलेंसी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कार्बन हैविंग अ 4 वैलेंसी, और ये चार बॉन्ड बना सकता है। जैसा कि लिखा है हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4, carbon atom is capable of bonding which atom of oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and other elements. The smaller size of carbon atom enables nucleus to hold the shared pair of electrons strongly. Thus carbon compounds are very stable in nature. यानी कार्बन जो होता है वो चार वैलेंसी रखता है और ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ आसानी से बॉन्ड बना लेता है। कार्बन का साइज स्मॉल होता है जिससे इसके न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग आसानी से हो जाती है और होल्डिंग भी स्ट्रांगली हो जाती है और इसके कंपाउंड स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने हम सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। अच्छा पॉइंट है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन के कंपाउंड। तो जैसा कि हमने आपको सामने लिखा है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है, यानी दोज कंपाउंड्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेचुरेटेड और एक होते हैं अनसेचुरेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सेचुरेटेड के बारे में। तो सेचुरेटेड have single bond between atoms of carbon referred as alkanes are less reactive, यानी सैचुरेटेड ऐसे कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच, और इनको हम एल्केन्स कहते हैं, और जो कम रिएक्टिव यानी लेस रिएक्टिव होते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं अपने हम अनसैचुरेटेड के बारे में। हैव डबल एंड और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ऑफ कार्बन रेफर्ड एज एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और ये एल्कीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये मोर रिएक्टिव होते हैं। तो ये थे हमारे हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में। आगे हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। सबसे ज्यादा इसके जनरल फार्मूला पूछा जाता है तो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये हमारे एल्केन, एल्काइन और एल्कीन के जनरल फार्मूले होते हैं। आगे लिखा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड इथेन इज फॉलो, यानी इथेन का एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें इथेन का मॉलिक्यूल को बनाया गया है। इथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो C2H6 का C2H6 इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। तो इन्होंने C2H6 को दिखाया है जिसमें दो कार्बन एटम सेंटर पर मौजूद हैं और चारों तरफ उसके हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तीन तीन हाइड्रोजन एक कार्बन के पास मौजूद हैं। तो ये हमारा इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाया गया है। आगे बात करते हैं अपने हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एथीन के बारे में, यानी इथेन से हमने एथीन बना दिया। यानी इस बार हमारे कार्बन की संख्या तो दो ही रहने वाली है मगर हाइड्रोजन की संख्या दो घटने वाली है, यानी एथेन से इथेन एथीन बना दिया, यानी एल्केन से एल्कीन बना दिया। तो इसमें हम कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लेकर आते हैं और इस तरह से हम कार्बन को डबल बॉन्ड से दिखाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच चार इलेक्ट्रॉन हैं, चार इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है दो बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आगे लिखा है हमारा ट्राई ड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, यानी आप इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाकर दिखाइए। फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कुछ इस टेबल के अंदर
कुछ आपको फॉर्मूले और नाम दिए गए हैं और जिनके स्ट्रक्चर भी दिए गए हैं। जिसमें सबसे पहले आपका दिया गया है मीथेन, जिसको हम CH4 कहते हैं, जिसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, एक कार्बन को बीच में रख सकते हैं और उसके चारों तरफ हाइड्रोजन लगा देते हैं। दूसरा हमारा दिया इथेन यानी C2H6 के बारे में, जिसमें हम दो कार्बन को आपस में सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं और उसके तीनों तरफ एक एक हाइड्रोजन को लगा देते हैं। तीसरा हमारा दिया प्रोपेन, जिसको हम कहते हैं C3H8 के बारे में, जिसमें हम तीन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं और तीनों कार्बन के पास हाइड्रोजन लगा देते हैं और कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर देते हैं। उसके बाद में हमारा एक दिखाया ब्यूटेन के बारे में, जिसको हम C4H10 कहते हैं, जिसमें चार कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया गया है और सभी कार्बन के पास हाइड्रोजन को दे दिया गया है उसकी वैलेंसी के हिसाब से। लास्ट में हमारा पेंटेन के बारे में, तो पेंटेन में हमने पांच कार्बन लगाए हैं और सब उसके चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन को ऐड कर दिया है, जिससे हमारा पेंटेन का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये थे हमारे कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। आगे हमारा डालिए हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमारे कितने तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। बॉन्ड के बेसिस पर हमने दो टाइप के पढ़े, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर, तो स्ट्रक्चर पे सबसे पहले पाया था हमारा स्ट्रेट चेन, जिसमें हमारा कार्बन की एक सीधी चेन होती है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन। एक होते हैं हमारे ब्रांच चेन, जिसमें कार्बन में ब्रांचिंग पाई जाती है। एक होते हैं साइक्लिक, जिसमें रिंग पाई जाती है। और सैचुरेटेड, जिनमें कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता। एक होते हैं साइक्लिक अनसैचुरेटेड, यानी रिंग के साथ साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग के बाद हमारे बात करते हैं अपनी हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आइसोमर्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, इसीलिए इसका नाम रखा है स्ट्रक्चरल आइसोमर। यानी स्ट्रक्चर अलग होगा और ये इनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, यानी कार्बन और हाइड्रोजन सेम होने वाले हैं। तो देयर आर द कंपाउंड्स हैविंग आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है मगर उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, यानी हमारे पास चार कार्बन की चेन है जिसको हम कहते हैं ब्यूटेन। तो स्ट्रेट चेन आइसोमर हम इसको इस तरह से भी फॉर्म कर सकते हैं जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, और इसको हम ब्रांच में भी कर सकते हैं जिसको हम ब्रांच्ड आइसोमर ऑफ ब्यूटेन कहते हैं। तो ये था हमारा ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर। नेक्स्ट बात करते हैं अपने हम हेट्रो एटम एंड फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ये क्या होते हैं हमारे हेट्रो एटम और फंक्शनल ग्रुप। तो जैसा कि लिखा है इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर एटम्स इन अकॉर्डिंग टू विद देयर वैलेंसीज। द एलिमेंट दैट रिप्लेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड अ हेट्रो एटम। यानी हेट्रो एटम हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, उसके अंदर एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं किसी दूसरे एटम्स के थ्रू। उसी रिप्लेस करने वाले एलिमेंट को हम हेट्रोएटम कहते हैं। These heteroatoms and the group containing them impart chemical properties to the compound and hence are functional group। और यही जो हेट्रोएटम होता है ये ग्रुप कंटेन करता है और केमिकल प्रॉपर्टीज में पार्टिसिपेशन भी करता है। इसी कंपाउंड या इसी ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। बात करते हैं अपने हम हेट्रोएटम, उनके फंक्शनल ग्रुप और उनके फॉर्मूला के बारे में। जैसा कि लिखा है हमारा क्लोरीन और ब्रोमीन, यानी Cl और Br, इसको हम क्लोरो और ब्रोमो भी कहते हैं और इनका फॉर्मूला होता है हमारा Cl और Br। ऑक्सीजन कंटेनिंग की बात करें तो इसमें एल्कोहल आता है, इसका फॉर्मूला होता है OH। इसमें एल्डिहाइड आता है, इसका फॉर्मूला होता है CHO। इसमें कीटोन आता है जिसका फॉर्मूला होता है बॉन्ड CO बॉन्ड। एक आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है COOH। मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। आगे बात करते हैं अपने हम होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो बहुत अच्छा पॉइंट है होमोलोगस सीरीज, एग्जाम के अंदर आपको 2 नंबर में देखने को मिल जाता है इसका क्वेश्चन, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए। होमोलोगस सीरीज, तो इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। यानी होमोलोगस सीरीज के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है कार्बन की चेन में। फॉर इंस्टेंस द एल्कोहल CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH. The successive member differs by CH2 unit and 40 unit of mass, यानी होमोलोगस के अंदर CH2 का डिफरेंस होता है। The chemical properties are imparted by the functional group. Thus, all members have similar chemical properties, but the member have different physical properties। यानी होमोलोगस सीरीज में जितने भी हमारे होमोलोगस होते हैं वो उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है जिसकी वजह से वो केमिकल प्रॉपर्टीज
सिमिलर दिखाते हैं, मगर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर अमंग द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर मॉलिक्यूलर मास। यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्यों बदलती है, उसका रीजन है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बदल जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट मास का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि एक CH2 का मतलब होता है 14 यूनिट मास। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। और जैसे ही CH2 का डिफरेंस आता है, यानी जब होमोलोगस बनता है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ जाता है। आइए बात करते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी नोमेनक्लेचर, नामकरण, जिसको हम कहते हैं IUPAC नामकरण। सबसे ज्यादा आपको बोर्ड के अंदर इस वाले पैराग्राफ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरह से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसा कि सबसे पहला पॉइंट लिखा है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। सबसे पहले हम अपने कार्बन के अंदर कार्बन की संख्या को गिनते हैं, कार्बन के नंबर को गिनते हैं। दूसरा पॉइंट है, फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड आइदर बाय प्रीफिक्स और सफिक्स, यानी फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स और सफिक्स से प्रीफेयर्ड किया जाता है। जैसा कि लिखा है, फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स और प्रीफिक्स। जैसे कि एल्कीन का सफिक्स होता है इन, एल्काइन का आइन, एल्कोहल का ऑल, एल्डिहाइड का अल, कीटोन का ऑन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ओइक एसिड। और क्लोरीन का सफिक्स नहीं होता, इसका होता है प्रीफिक्स, जिसको हम कहते हैं क्लोरो। अगर हम बात करें इन फंक्शनल ग्रुप में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शनल हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड और एल्कोहल होने वाले हैं। सबसे ज्यादा आपको न्यूमेरिकल के अंदर देखने को मिल जाते हैं। आइए बात करते हैं अपने तीसरे रूल के बारे में। इफ अ सफिक्स इज एडेड, देन फाइनल ई इज रिमूव फ्रॉम द नेम। एग्जाम्पल, मैथेनॉल, जैसे मीथेन बराबर मीथेन प्लस ऑल। यानी अगर हम सफिक्स को जोड़ते हैं तो हम अपने नाम में से ई को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिखाया है मीथेन का, यानी मीथेन में अगर हम OH लगा देते हैं तो मीथेन ऑल बन जाता है, उस ई को रिप्लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बन के कंपाउंड्स कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी कंबशन। कंबशन का मतलब होता है जलाना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। तो कार्बन कंपाउंड जनरली बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज हीट एंड लाइट एनर्जी। यानी अगर हम किसी भी कार्बन के कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें CO2, वाटर, हीट और लाइट मिल जाती है। अगले का है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न जनरली विद अ ब्लू फ्लेम इन गुड सप्लाई और एयर एंड विद अ येलो सूटी फ्लेम इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो वो हमें ब्लू फ्लेम देता है, एंड विद येलो सूटी फ्लेम इन लिमिटेड सप्लाई फेयर। और अगर हम लिमिटेड एयर रखते हैं तो वो हमें येलो कलर की फ्लेम देता है। सूटी फ्लेम इज सीन व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर बर्न। सूटी फ्लेम हमें कब देखने को मिलता है, जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एमिट्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। अगर हम बर्निंग ऑफ कोल और पेट्रोलियम, जब कोल और पेट्रोलियम को जलाते हैं तो हमें ऑक्साइड मिलते हैं सल्फर के और नाइट्रोजन के, जो एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी केमिकल कार्बन के कंपाउंड्स की, जिसका नाम था कंबशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन फर्स्ट चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ क्या होता है ऑक्सीडेशन। जिन्होंने ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ा हो वो फर्स्ट चैप्टर में जाकर ऑक्सीडेशन टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। Alcohol can be converted to carboxylic acid by oxidizing them using alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate. They add oxygen to reactants that are called oxidizing reagent. यानी ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास एल्कोहल होता है ये एल्कलाइन के MnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में एसिडिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हमारी एक मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है कार्बन के कंपाउंड्स की, यानी अल्कोहल की। तीसरी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में। जैसा कि लिखा है, हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल एज कैटलिस्ट। वेजिटेबल्स ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग दिस प्रोसेस। यानी एडिशन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कार्बन का कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, यानी एल्कीन होती है, हमारे पास ये एक एल्कीन है जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर हम इसमें निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में
रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें एल्केन मिल जाता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड आर हार्मफुल फॉर हेल्थ एंड ऑयल्स विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी यूज फॉर कुकिंग। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए जो हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये हमारे कुकिंग में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, यानी क्या होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी कार्बन के कंपाउंड्स की। तो इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के अंदर बता चुका हूँ। जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा हो वो प्ले लिस्ट में आकर चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट देख सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो हाइड्रोकार्बन में से हमारा हाइड्रोजन जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे एटम के थ्रू। इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास CH4 था, इस पर हम Cl2 की रिएक्शन करते हैं, ये Cl2 इस हाइड्रोजन को हटाकर खुद ऐड हो जाता है, जिससे हमारा बन जाता है CH3Cl और अंश HCl निकल जाता है, जैसा कि रिएक्शन के अंदर दिखाया गया है। आगे बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें हमारा लिखा गया इथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड और इथेनॉल के बारे में। जैसा कि लिखा है जो हमारा इथेनॉल या एथेनोइक एसिड होता है, इथेनॉल के बारे में बात करिए हम सबसे पहले। इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 1351 केल्विन होता है और ये सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर और ये बर्निंग टेस्ट देता है, यानी बर्निंग हो सकता है। कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कॉजेज सीरियस हेल्थ इश्यूज एंड इनटेक ऑफ प्योर एल्कोहल इज लीथल। अगर हम डाइल्यूट इथेनॉल का यूज करते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए इशू पैदा कर देता है। एंड इनटेक ऑफ प्योर एल्कोहल इज लीथल, ये जानलेवा हो सकता है। आगे बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल के बारे में, यानी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो अगर हमारा जो इथेनॉल होता है ये सोडियम से रिएक्शन करता है तो ये सोडियम एथोक्साइड बनाता है, जैसा कि रिएक्शन में दिखाया गया है। और अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीटेड होता है 443 केल्विन पर तो ये एथीन बना देता है, जैसे कि रिएक्शन के अंदर दिखाया गया है। अगर ये सोडियम से रिएक्शन करता है तो सोडियम एथोक्साइड बनाता है, और ये कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करता है तो ये C2H4 यानी एथीन बनाता है। आगे इसकी बात करते हैं हम यूजेस के बारे में। तो जैसा कि यूजेस लिखे हुए हैं इन प्रिपरेशन ऑफ सोप्स कॉस्मेटिक्स, सोप और कॉस्मेटिक बनाने में, इन एल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में, एज लेबोरेटरी रिएजेंट बनाने में, इन मेडिसिन एंड टॉनिक्स बनाने में हम इथेनॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने हम एथेनोइक एसिड के बारे में, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा CH3COOH, जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसकी अगर हम बात करें फ्रीज एट 290 केल्विन, ये 290 केल्विन पर फ्रीज हो जाता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 391 केल्विन होता है और ये वाटर में मिसिबल होता है, आसानी से घुल जाता है और इसका टेस्ट जो होता है वो खट्टा यानी सॉर टेस्ट होता है। 5% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। अगर हमारा एसिटिक एसिड के अंदर 5 से 60% एसिटिक एसिड होता है अगर वाटर के अंदर, इसको हम बोलते हैं विनेगर, सिरका जिसको हम कहते हैं अपनी आम भाषा में सिरका। प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जो प्योर एसिटिक एसिड होता है वो हमारा वो कहलाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं अपने एथेनोइक एसिड की, तो अगर ये सोडियम से रिएक्शन करता है तो सोडियम एथेनोएट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जैसा कि पहली रिएक्शन के अंदर दिखाया गया है। सोडियम और प्रोडक्ट बनने वाला हमारा सोडियम एथेनोएट। अगर ये सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो ये सोडियम एथेनोएट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। अगर ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो ये सोडियम एथेनोएट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। और ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एथेनॉल से रिएक्शन करता है तो ये एस्टर और वाटर बनाता है। ये है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ये मैंने आपको एक चार्ट की फॉर्म में दी है, जिसमें आपको नीचे की तरफ रिएक्शंस की फॉर्म भी लिखी हुई है। ये मेरा हमारा एसिटिक एसिड, अगर मैंने इसकी सोडियम से रिएक्शन की तो ये सोडियम एथेनोएट बनाता है, और अगर मैंने सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन की तो ये सोडियम एथेनोएट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन की तब भी ये सोडियम एथेनोएट और CO2 और वाटर बनाता है। अगर मैंने इसकी एथेनॉल से रिएक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तब ये इथाइल एथेनोएट बना देता है, जैसा कि रिएक्शन के अंदर दिखाया गया है। और NaOH से रिएक्शन करता है तब भी ये सोडियम एथेनोएट और वाटर बनाता है। तो ये 5 इसकी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने हम एस्टरिफिकेशन के बारे में। क्या होता है एस्टरिफिकेशन? तो एस्टर के फॉर्मेशन की
प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। और एस्टर का फॉर्मेशन जो होता है वो हमारा इस एसिडिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के मिलने से ही होता है। तो जैसा कि लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट टू फॉर्म स्वीट स्वेलिंग कंपाउंड कॉल्ड एस्टर। यानी जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो अल्कोहल से रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और जिससे हमारा एस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। जैसा कि लिखा है हमारा हाइड्रोलिसिस, ऑन हीटिंग विद एन एसिड और बेस द एस्टर फॉर्म बैक द ओरिजिनल अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी अगर हम इसको जला देते हैं तो हमारा सोडियम एस्थेनॉल और अल्कोहल बनता है। जैसा कि आगे रिएक्शन में लिखाया गया है, CH3 COO CH2 CH3 डाइल्यूट H2SO4, तब भी हमारा एसिटिक एसिड और एथेनॉल बन जाता है। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। अगर हम अपने एस्टर का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे हमारा उस प्रोसेस को हम सैपोनिफिकेशन भी कहते हैं। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं अपने हम इस चैप्टर के सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में कि क्या होते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो पहला पॉइंट लिखा है, सोप इज द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन। जो हमारे सोप होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट होते हैं। सोप्स आर इफेक्टिव विद सॉफ्ट वाटर एंड अनइफेक्टिव विद हार्ड वाटर। जो सॉफ्ट होते हैं ये सॉफ्ट वाटर के साथ इफेक्टिव रहते हैं और हार्ड वाटर के साथ इनइफेक्टिव रहते हैं। डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन, दे आर इफेक्टिव विद बोथ सॉफ्ट एज वेल हार्ड वाटर। जो डिटर्जेंट होते हैं ये हमारे अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, जिनमें लॉन्ग चेन पाई जाती है, और ये सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों के लिए ही इफेक्टिव रहते हैं। An ionic part, hydrophilic and a long hydrocarbon chain, hydrophobic part constitute the soap molecule। यानी सोप मॉलिक्यूल के पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट और एक होता है हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट। जैसा कि हमारा एक इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, जैसे कि लॉन्ग चैन है कार्बन की जो कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोफोबिक पार्ट से मिलकर बनी है, और जो आयनिक एंड जो हमारा हाइड्रोफिलिक होता है। स्ट्रक्चर ऑफ अ सोप मॉलिक्यूल है ये। क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप्स, यानी जो सोप होते हैं वो किस तरह से हमारी सफाई सुथराई करती हैं। Most dirt is only in nature, oily in nature, and the hydrophobic and attaches itself with the dirt with while the ionic end is surrounded with molecules of water. This result in formation of radial structure called micelles। यानी जो dirt होती है वो हमारी oily नेचर की होती है और हाइड्रोफोबिक होती है, और जो हमारी itself with dirt अटैचेज जो खुद जुड़ जाती है, while the ionic end is surrounded by molecule of water। और जो ionic end होता है वो हमारा मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाता है। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रेडियल, जिससे हमारा एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम माइसेल्स कहते हैं। आगे बात करते हैं अपने हम स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि लिखाया गया हमारा ये सोडियम के सॉल्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट होते हैं, इनमें ऑयल ड्रॉपलेट्स हमारी बीच में दिखाई गई है। आगे लिखा है, an emulsion is thus formed by soap molecule, the cloth needs to be mechanically agitated to remove the dirt particle from the soil। जो emulsion फॉर्म होता है सोप के मॉलिक्यूल्स के साथ वो हमारा क्लोज टू मैकेनिकली एजिटेटेड टू रिमूव द डर्ट पार्टिकल्स, जिससे हमारे डर्ट के पार्टिकल जो होते हैं वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं। स्कम की बात करते हैं, द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हॉट वाटर रिएक्ट विद सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स कॉल्ड स्कम, thus obstructing the क्लींसिंग एक्शन। जो स्कम होता है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं जो हार्ड वाटर के अंदर पाए जाते हैं और रिएक्ट कर लेते हैं सोप के मॉलिक्यूल से जो हमारे स्कम बनाते हैं, और ये क्लींसिंग एक्शन में काम करते हैं। यूज ऑफ डिटर्जेंट्स ओवरकम दिस प्रॉब्लम एज द डिटर्जेंट मॉलिक्यूल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट एंड थस क्लॉथ गेट क्लीन। जो हमारा यूज करके अगर हम बात करें यूज की, तो ये डिटर्जेंट का जो यूज होता है हमारा वो क्लॉथ को साफ करने में और उस क्लॉथ से इनसॉल्युबल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को रोकने में किया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका वन शॉट हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर चारों ही केमिस्ट्री के चैप्टर को वन शॉट में पढ़ सकते हैं, और इन चारों चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको हद से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं आपको बायोलॉजी के सब्जेक्ट की, जिसमें हमारा पहला चैप्टर होने वाला है द लाइफ प्रोसेस, जिसको अपने हम वन शॉट में कवर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।